अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है सेकेंड ईयर बायो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम एमडी कैट के लिहाज से, नम्स के लिहाज से और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर नर्वस सिस्टम के हाई यील्डिंग एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। स्टूडेंट, पहला एमसीक्यू है कि नॉन न्यूरोनल सेल्स इनकैप्सुलेटिंग मेनली एक्सॉन्स ऑफ पेरिफेरल न्यूरॉन्स। सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है नॉन न्यूरोनल सेल्स। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट हैं, एक हमारे पास है न्यूरोनल सेल्स और दूसरे हमारे पास है नॉन न्यूरोनल सेल्स। न्यूरोनल सेल्स के अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स आते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। नॉन न्यूरोनल सेल्स की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये क्या काम करते हैं? ये हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मेन काम हमारे पास क्या है? न्यूरोनल सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं नॉन न्यूरोनल सेल्स की टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है? श्वान सेल्स हैं। यहाँ पे श्वान सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लायल सेल्स हैं, एपेंडाइमल सेल्स हैं और एस्ट्रोसाइट्स हैं। तो सवाल हमारे पास क्या था कि नॉन न्यूरोनल सेल्स इनकैप्सुलेटिंग मेनली एक्सॉन्स ऑफ पेरिफेरल न्यूरॉन। तो एक्सॉन्स को जो इनकैप्सुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास कौन से सेल्स हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? श्वान सेल्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? डेल्टा श्वान सेल्स, जो कि क्या कर रहे हैं? इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक्सॉन्स को क्या कर रहे हैं? सराउंड कर रहे हैं। तो एक्सॉन्स को सराउंड करने वाले सेल्स हमारे पास कौन से हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? श्वान सेल। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 2 है कि विच आयन इज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम प्री सिनेप्टिक फाइबर इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो स्टूडेंट, याद रखना है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल के अंदर हमारे पास दो तरह के फाइबर होते हैं। एक प्री साइनेप्टिक फाइबर होता है और एक हमारे पास क्या होता है? पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर। प्री साइनेप्टिक फाइबर वो होता है जहाँ से मैसेज हमारे पास क्या, जो मैसेज लेके आ रहा होता है, और पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर हमारे पास वो होता है कि जो इसको रिसीव करता है। तो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। इसके ऊपर जाके न्यूरोट्रांसमीटर ने बाइंड करना होता है। और जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक फाइबर होते हैं, यहाँ से मैसेज जो है वो आ रहा होता है, प्री साइनेप्टिक फाइबर्स। तो यहाँ हमारे पास इनपुट होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़े होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर पड़े होंगे। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो वेसिकल्स के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आया प्री सिनेप्टिक फाइबर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं तरतीब में क्या लिखा हुआ है कि एक्शन पोटेंशियल रीचेज एक्सॉन टर्मिनल। इस टर्मिनल पे पहुंचा तो क्या हुआ? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है तो कैल्शियम चैनल जो होते हैं वोल्टेज गेटेड, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और उनकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे और आगे जो है मैसेज पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सवाल था कि कौन सा आयन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम आयन जो है वो ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल वोल्टेज गेटेड, और जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम अंदर जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? अल्फा। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 3 है विच टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन हाइड्रा एंड विच इवॉल्व इनटू सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। और यहाँ पे नर्वस सिस्टम आप देख सकते हैं कि ये पूरी बॉडी के अंदर क्या हुआ है? फैला हुआ है। ये पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, यानी माउथ से लेके हमारे पास एंड तक। यहाँ पे हर जगह आपको डिफ्यूजली न्यूरॉन्स जो हैं वो डिफ्यूजली प्लेस न्यूरॉन जो है वो नजर आएंगे। हर जगह पे न्यूरॉन का नेट मौजूद है। तो इसके अंदर कौन सा नर्वस सिस्टम मौजूद है? हाइड्रा के अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं वो फैले होते हैं। पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, फैला होता है। और फिर ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम क्या हुआ? ये इवॉल्व हुआ और इसकी एवोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या बना? सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम बना। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है कि हाइड्रा के अंदर कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाता है? वो हमारे पास है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, जो बाद में इवॉल्व होकर क्या बना दिया? जिसने सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर फिर आगे मजीद ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। तो तीसरे एमसीक्यू का आंसर हमारे पास क्या है? चार्ली, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो ऐसे एमसीक्यू के अंदर आप लोगों ने देखना होता है कि नॉट अ कंपोनेंट नॉट है या नहीं है। तो रिफ्लेक्स आर्क का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी हॉट
ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम टच करते हैं तो उसके रिसेप्टर हमारे पास क्या है, स्किन के ऊपर पड़े हैं। तो कौन सा न्यूरॉन लेके जा रहा है मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहा है अप टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। और वहाँ से हमारे पास रिले न्यूरॉन मौजूद है और दोबारा वापस मैसेज कौन लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन लेके जा रहा है इफेक्टर तक, यानी कि मसल्स तक। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ये हमारे पास कौन सा एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा एक्शन होता है जो कि इनवॉलंटरी होता है, खुद ब खुद होता है, अनप्लैंड और इंस्टेंटेनियस, यानी कि अनप्लैंड हम प्लान नहीं करते और इंस्टेंटेनियस फ़ौरन हो जाता है, यानी कि बहुत क्विक होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा मोटर न्यूरॉन। तो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड, जबकि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ब्रेन के पास जाते हुए हमारे पास एक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस वजह से जो हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क कंपोनेंट नहीं है वो हमारे पास क्या है, ब्रेन है। बाकी सारे कंपोनेंट हैं, जिस तरह एफेरेंट नर्व, ये हमारे पास एफेरेंट नर्व है, सेंसरी न्यूरॉन जो लेके जा रही है नर्व, इस तरह इफेरेंट नर्व जो वापस लेके आ रही होती है, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर ऑर्गन हमारे पास कोई भी मसल है तो ये मौजूद होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, लेकिन ब्रेन हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क के अंदर मौजूद नहीं होता। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 5 आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ। तो इस एमसीक्यू का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही मूवमेंट में, मूवमेंट्स की इनकोऑर्डिनेशन हो रही है तो वो किसका डिसफंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट कौन करवाता है। तो ये हमारे पास पिक्चर आप देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैं और जिनके अपने अपने फंक्शन हैं। इस तरह आप सेरिब्रम पे आप देख सकते हैं, पैराइटल लोब का क्या काम है, मूवमेंट को कंट्रोल करना, सेंसेशन जिसमें पेन, टेस्ट, टच, स्पीड एंड राइटिंग, ये हमारे पास पैराइटल लोब का काम है। इसी तरह सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे हमारे पास मौजूद है उसका काम क्या है, कंट्रोल्स द मेमोरी, साइट एंड स्मेल। तो ये हमारे पास रिलेटेड टू साइट है एंड स्मेल है, आई से रिलेटेड है और उसके अलावा मेमोरी से भी रिलेटेड है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास सेरिब्रम के फ्रंटल लोब, पर्सनैलिटी, थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सेरिब्रम। फिर हमारे पास सेरिब्रम का टेम्पोरल लोब कंट्रोल्स स्पीच एंड हियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या फंक्शन है कि कंट्रोल द मूवमेंट्स, बैलेंस एंड मसल्स। तो जो कोऑर्डिनेशन है मूवमेंट्स की वो हमारे पास कौन करवाता है, वो सेरिबेलम करवाता है। तो अगर हमारे पास सेरिबेलम का डिसफंक्शन होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इनकोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नाउ अ डेज सिम्टमेटिकली केयर ऑफ विच डिजीज इज मेडिकेटेड बाय एल-डोपा। तो स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारे पास डी जनरेशन हो जाती है फाइबर्स की, जो कि क्या रिलीज़ करते हैं, जो हमारे पास रिलीज़ करते हैं, डोपामीन रिलीज़ करते हैं। जब डी जनरेशन होगी तो हमारे पास डोपामीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डोपामीन के लेवल कम होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। और इस अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसी डिजीज़ जिसका नाम है पार्किंसन। अब इस अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को सही करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, यानी कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं, एल डोपा देते हैं, यानी डोपामीन की ही क्लास का है एल डोपा। तो ये हम देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डोपामीन का लेवल दोबारा ज़्यादा हो जाता है और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो हैं वो सही हो जाती हैं और इस तरह पार्किंसन जो है वो सही हो जाती है। तो वो कहता है कि कौन सी बीमारी को सही करने के लिए हम एल डोपा देते हैं ताकि डोपामीन ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास क्या है, पार्किंसनिज्म है। तो पार्किंसन को सही करने के लिए हम लोग एल डोपा देते हैं। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 7 है कि क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आर कलेक्टिवली स्टडीड इन विच नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की डिवीजन की बात करते हैं तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम की डिवीजन है जिसमें नर्वस सिस्टम को दो मेन हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मजीद दो हिस्से हैं, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है ब्रेन और दूसरा हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आते हैं अंडर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, जिस तरह अगर सपोज करते हैं दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, इस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास क्या है, कुछ नर्व्स निकल रही हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। और इसी तरह अगर हमारे पास जो ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स आर द नर्व्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं। तो ये जो नर्व्स हैं क्रेनियल और स्पाइनल, ये दोनों किसके अंदर आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आगे दो मेन कंपोनेंट है, एक सेंसरी एक मोटर है।
और मोटर के आगे दो किस्में हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ऑटोनॉमिक वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी इनवॉलंटरी। फिर इसी तरह ऑटोनॉमिक के आगे दो किस्में हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन और पैरासिम्पैथेटिक जब इमरजेंसी गुजर जाती है उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक उसको रिलैक्स करता है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ये पाया जाता है। तो सवाल क्या था कि क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स किसके अंदर आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, बीटा। तो स्टूडेंट ये डिवीजन जो बेसिक सी डिवीजन है ये आप सबको आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑल वॉलंटरी मसल्स आर इनर्वेटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑल वॉलंटरी मसल्स आर इनर्वेटेड बाय। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या था, ब्रेन था और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड थी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। अब उसके बाद मोटर को दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक सोमैटिक था। सोमैटिक के अंदर तमाम वो एक्शन आते हैं जो कि क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स को जो फाइबर दे रहे हैं वो हमारे पास किस में आएंगे, वॉलंटरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में वो होंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, इनवॉलंटरी एक्शंस आएंगे, जो कि स्मूथ मसल्स या कार्डिक मसल्स या ग्लैंड को, जो कि स्मूथ मसल, कार्डिक मसल या ग्लैंड को क्या कर रहे हैं, इनर्वेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि ऑल वॉलंटरी मसल्स वो जो हमारे कंट्रोल में होते हैं ये किसके अंडर आएंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, डेल्टा। तो आपने देखना है कि वॉलंटरी मसल्स पूछा गया है या इनवॉलंटरी। अगर वॉलंटरी होगा तो हमारे पास सोमैटिक, अगर इनवॉलंटरी होगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्लैंड्स, विसरास एंड स्मूथ मसल्स आर इनर्वेटेड बाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोमैटिक के अंदर हमारे पास क्या आए थे, वॉलंटरी मसल्स आए थे जो कि स्केलेटल मसल्स हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, स्मूथ मसल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल है, कार्डिक मसल है और ग्लैंड्स हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डील करता है उन एक्शंस के अंदर, उन एक्शंस को जो कि हमारे पास क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। तो ग्लैंड्स, विसरा और स्मूथ मसल्स ये इनवॉलंटरी हैं, तो इस वजह से किससे इनर्वेट होंगे, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एल्यूमिनियम डेपोजिशन लीड्स टू न्यूरॉन डीजनरेशन इन विच डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जब भी मेटल की डेपोजिशन होगी, मेटल की डिपोजिशन होगी इन द ब्रेन सेल्स, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मेल फंक्शन ऑफ द ब्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी की फॉर्मेशन नहीं हो पाती और रिटेंशन नहीं हो पाती। तो मेमोरी फॉर्मेशन एंड रिटेंशन में क्या होता है, मसला बनता है, यानी कि उस बंदे की यादाश्त का मसला होगा एंड रिटेंशन, उसे कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, अल्जाइमर डिजीज़। इस बीमारी को अल्जाइमर डिजीज़। आमतौर पे क्या होता है कि ओल्ड एज के अंदर मेटल की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है, यानी कि न्यूरॉन डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर बंदे की यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द जीआईटी कॉजेज। तो स्टूडेंट आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम लोगों ने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया था, एक हमारे पास था सोमैटिक और एक हमारे पास था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। सोमैटिक तो हमारे पास वॉलंटरी होता है, जबकि एएनएस हमारे पास जो है इनवॉलंटरी है। इसको मजीद हम लोगों ने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया था, एक हमारे पास था सिंपैथेटिक और एक था पैरासिम्पैथेटिक। एक हमारे पास है सिंपैथेटिक और एक हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक के बारे में को याद करने का तरीका क्या है कि सिंपैथेटिक एक्टिव होता है ड्यूरिंग फ्लाइट, फाइट या फ्राइट, यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो या हम वहाँ से भाग जाते हैं या उससे लड़ते हैं या हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर होता है। जबकि हमारे पास ये 3F से आप लोगों ने याद रखना है, 3F से, फाइट, फ्लाइट या फ्राइट। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपने याद करना है रेस्ट एंड डाइजेस्ट से। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब ये है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है और उस टाइम हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो सवाल क्या है कि इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द जीआईटी। सिंपैथेटिक का मतलब है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेशन होती है तो सिंपैथेटिक के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइजेशन रुक जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेशन नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस। सबसे पहला हमारे पास है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो खाना आगे जा ही नहीं रहा, तो यही हमारे पास जो है वो सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन को दे सकते हैं, इंक्रीज पेरिस्टालिसिस। इंक्रीज पेरिस्टालिसिस का मतलब ये है कि डाइजेशन जो है वो हो रही है, डाइजेशन जो है वो हो रही है, खाना आगे भेजा जा रहा है।
डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, जीआईटी से प्यूपिल का कोई लेना देना ही नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इंक्रीज मोटिलिटी और पेरिस्टालिसिस बात एक ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, डाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर जो है डाइजेशन रोक रहा है। तो इस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है कि डाइजेशन रुक जाती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि डीपोलराइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देख चुके हैं कि एक्शन पोटेंशियल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले ये थ्रेशोल्ड रीच करवाया जाता है, यानी कोई भी स्टिमुलस आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 स्टिमुलस आई जिसकी वजह से हमारे पास थ्रेशोल्ड रीच हुआ, और थ्रेशोल्ड जैसे ही रीच होता है तो उसके बाद डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से है एंट्री ऑफ सोडियम आयन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है। जबकि रीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही है, पोटेशियम आउट के बाहर जाने की वजह से। तो एंट्री को हम क्या बोलते हैं, एंट्री को हम बोलते हैं इनफ्लक्स, जबकि कोई भी आयन जब बाहर की तरफ मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स। तो रीपोलराइजेशन ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से होती है, जबकि डीपोलराइजेशन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन की वजह से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि डैश इज इन्वॉल्व इन स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर्स, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन करती है, यानी कि पहले इन्फॉर्मेशन को देखती है फिर ऊपर हायर ब्रेन सेंटर्स की तरफ भेजती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्किंग और इंटरलिंकिंग बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन है, ये हमारे पास हाइंड ब्रेन है सेरिबेलम, और इसी तरह पॉन्स और मेडल्ला, पॉन्स और मेडल्ला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान और मिड ब्रेन के दरमियान जो इंटरलिंकिंग है ये कौन कर रहा है, ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो कर रही है, रेटिकुलर फॉर्मेशन दिस वन। और इसी तरह हमारे पास ये क्या कराती है, ये कोऑर्डिनेट करवाती है विद द फोर ब्रेन, यानी मिड ब्रेन, ये हमारे पास मिड ब्रेन आ गया, इसी तरह ये हमारे पास हाइंड ब्रेन आ गया, और ये हमारे पास आ गया फोर ब्रेन। इनके दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन करवा रही है, ये क्या करवा कौन करवा रहा है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन करवा रहा है। तो ये हमारे पास क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है नीचे से, ये पहले उसे क्या करेगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन उसे स्क्रीन करेगा, उसको छाननी लगाएगा, और फिर उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को ऊपर आने देगा मिड ब्रेन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि फोर ब्रेन तक आने देगा, और जो इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी होगी उसको रोक देगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है, स्क्रीनिंग द इन्फॉर्मेशन, ये रेटिकुलर सिस्टम जो है ये कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है कि माइलिनेटेड सिंगल एंड लॉन्ग फाइबर दैट टेक मैसेज टूवर्ड अ सेल बॉडी इन सेंसरी न्यूरॉन इज। इसमें जो गौरतलब बात है वो हमारे पास है कि सिंगल एंड लॉन्ग फाइबर के हमारे पास एक ही फाइबर होगा और लंबा होगा, डैट टेक्स द मैसेज टूवर्ड अ सेल बॉडी, तो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आ रहा है इन सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ हमें पता है कि जो टूवर्ड अ सेल बॉडी लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने डेंड्राइट का ऑप्शन करेक्ट नहीं लगाना इसको, बल्कि पहले देखना है कि क्या है कि सिंगल फाइबर है और सेंसरी न्यूरॉन के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेंसरी न्यूरॉन है, इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, और एक सिंगल लॉन्ग फाइबर है, दिस इज द सिंगल लॉन्ग फाइबर जो कि मैसेज लेके आ रहा है। तो अगर हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होगा और उसका एक फाइबर मैसेज लेके आ रहा होगा तो उसको हम डेंड्राइट नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन बोलेंगे। तो ये हमारे पास ये सोमा है, ये सेल बॉडी है जिसकी तरफ ये लेके आ रहा है। तो टूवर्ड अ सेल बॉडी अगर सेंसरी न्यूरॉन के अंदर एक लॉन्ग फाइबर, सिंगल एंड लॉन्ग फाइबर मैसेज लेके आ रहा होगा तो उसको हम डेंड्राइट नहीं बल्कि डेंड्रॉन बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि थिंकिंग एंड रीजनिंग इज द फंक्शन ऑफ। तो थिंकिंग और रीजनिंग कौन करता है, ये हमारे पास करता है सेरिब्रम करता है, और सेरिब्रम किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। अगर हम सेरिबेलम की बात करते हैं तो इसका काम हमारे पास क्या था, इसका काम था कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट और पॉस्चर को मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट प्लस पॉस्चर। अगर हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है, मेडल्ला आता है। पॉन्स और मेडल्ला हमारे पास इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं, इनवॉलंटरी जो हमारे पास मेन काम होते हैं उनको डील करता है। जिस तरह हमारे पास क्या आता है, ब्रीदिंग आ गई, इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, हार्ट रेट आ गया, इसको ये मेंटेन करता है। और मिड ब्रेन हमारे पास क्या करता है, ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो इसका काम हमारे पास क्या है, कनेक्ट करना मिड इसको फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। तो थिंकिंग और रीजनिंग किसका मेन कंपोनेंट है, वो काम है वो हमारे पास है सेरिब्रम का, जो कि पार्ट है फोर ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज। तो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारे पास कौन सी है, मेनिंजीज है, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारे पास, हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारे पास पेरिकार्डियम है। पेरिटोनियम हमारे पास किसकी है, ये एब्डोमिनल कैविटी की है। प्लूरा हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास लंग्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि
अ मोटर नर्व कैरीज इम्पल्स, अ मोटर नर्व कैरीज इम्पल्स फ्रॉम। तो मोटर नर्व हमारे पास कौन सी नर्व होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाती है टुवर्ड द इफेक्टर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है, और इफेक्टर्स में हमारे पास या मसल्स हो सकते हैं या हमारे पास ग्लैंड्स हो सकती हैं। तो मोटर नर्व क्या करती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाती है मसल्स की तरफ या ग्लैंड की तरफ। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, डेल्टा आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है कि टू सिस्टम्स एक्सर्टिंग अपोजिट इन्फ्लुएंस ऑन द सेम ऑर्गन या ऑर्गन्स आर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि इनवॉलंटरी है, इसको हम लोगों ने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया था। एक हिस्सा हमारे पास था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास क्या था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या करता था, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है ये एक्टिवेट होता था, और जब इमरजेंसी खत्म हो जाती थी तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक आ जाता था, यानी कि इसे हम बोलते हैं रेस्ट, यानी इमरजेंसी खत्म हो गई है, एंड डाइजेस्ट। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, दे वर्क अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है कि दो सिस्टम हैं जो कि सेम ऑर्गन या ऑर्गन्स के ऊपर हमारे पास अपोजिट इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी मिसाल कैसे है कि जिस तरह हमारे पास जीआईटी के अंदर जो डाइजेशन रोक देता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसी जीआईटी के अंदर डाइजेशन जो है वो स्टार्ट करवा देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी आर फाउंड इन, कि सेल बॉडी सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स की कहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन इज, which of the following sets of ions is necessary for the transmission of the nerve impulse। स्टूडेंट्स इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि सोडियम आयन की वजह से क्या होती है, डीपोलराइजेशन, और पोटेशियम आयन की वजह से क्या होती है, रीपोलराइजेशन। तो सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स जो होते हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं, ये ज़रूरी होती हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व इन। तो हम लोगों ने पहले बात की थी कि हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको हम लोगों ने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया था। एक हमारे पास था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम लोगों ने बात की थी कि ये इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर होता है, और पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास किस में होता है, रेस्ट और डाइजेस्ट के अंदर हमारे पास डाइजेशन करवाता है, और जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है उस टाइम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है। तो सवाल है कि पैरासिम्पैथेटिक किस में इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं पेरिस्टालिसिस की, तो पेरिस्टालिसिस हमारे पास डाइजेशन के अंदर होती है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा ये हमारे पास डाइजेशन के दौरान होता है, तो ये भी हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट है। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, अब स्टूडेंट याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी इमरजेंसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्यूपिल क्या करता है, डायलेट करता है, प्यूपिल डायलेट करता है। इस वजह से डायलेट करता है क्योंकि इमरजेंसी होती है और हम लोगों को ज़्यादा फील्ड ऑफ विजन जो है वो चाहिए होता है, इस वजह से प्यूपिल क्या करेगा, डायलेट करेगा। तो प्यूपिल डायलेशन किस में होती है, सिंपैथेटिक के अंदर होती है। तो ये हमारे पास क्या सवाल था कि पैरासिम्पैथेटिक किस में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक डायलेशन ऑफ प्यूपिल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि डायलेशन ऑफ प्यूपिल किसका काम है, ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल होती है। स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि यहाँ हमारे पास इसका साइज़ क्या हो गया है, कम हो गया है। जबकि सिंपैथेटिक इनर्वेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये डायलेशन हो जाती है। तो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल किसका काम है, सिंपैथेटिक का काम है, और यहाँ पे आप प्यूपिल का साइज दे सकते हैं, और यहाँ पे प्यूपिल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के अंदर होता है। तो इसलिए आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट, चार्ली। अगला एमसीक्यू है द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज। सीएसएस स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और ब्रेन के इर्द गिर्द, उसका मेन काम क्या है, नरिशमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। कीपिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मॉइस्ट, ये भी आंसर सही है कि मॉइस्ट रखता है, ड्राई नहीं होने देता। तीसरा है फंक्शनिंग एज क्वेश्चन अगेंस्ट शॉक, के शॉक से भी बचाता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट हैं, इस वजह से हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा। ऑल आर करेक्ट, ऑल ए बी एंड सी। तो इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि कभी भी पहला ऑप्शन देख के जो आपको सही लगे वो नहीं लगाना, इन सर्कल नहीं करना, बल्कि तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपने पढ़ने हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव भी हो सकता है, इस तरह बोथ ए एंड बी भी हो सकता है।
इस वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या है, डेल्टा। सारे ही काम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 है कि डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कंटेन। डोर्सल रूट हमारे पास कौन सा होता है, पोस्टीरियर रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व राइज हो रही है इसकी जो पोस्टीरियर रूट है, इसको हम डोर्सल रूट बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, सेंसरी नर्व फाइबर जो है वो पड़े हुए हैं। जबकि जो वेंट्रल रूट है, ये हमारे पास जो एंटीरियर रूट है, इसके अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, मोटर नर्व फाइबर जो है वो पड़े हुए हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो डोर्सल रूट है, पोस्टीरियर रूट है, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा होता है, सेंसरी नर्व फाइबर पड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स कॉम्प्रिहेंसिव पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। स्टूडेंट, जैसे हमें पता है कि रिफ्लेक्स आर्क के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे आप सब ऑप्शन के अंदर सबसे पहले ब्रिक हुआ फिंगर के ऊपर, फिर सेंसरी नर्व, सब ऑप्शन के अंदर यही पाथवे है। आगे जाके हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है, बाकी सब के अंदर ब्रेन के पार्ट्स हैं, मेडल्ला है, सेरिब्रम और सेरिबेलम है। तो ये नहीं हो सकते, इस वजह से हमारे पास ऑप्शन क्या सही है, बीटा सही है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। क्योंकि ये क्विक, इनवॉलंटरी और अनप्लान्ड एक्शन होता है, इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड ही इसे डील करता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 है कि नर्व ट्रांसमिशन इज। तो स्टूडेंट, हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था और सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से नर्व ट्रांसमिट होती थी, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल मुंतकिल होता था। इस वजह से हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के हाई यील्डिंग एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, जो कि एमडीकैट, नम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको तमाम एमसीक्यू की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।